हेलो लिटरेचर लवर्स, वेलकम टू आवर चैनल लिटरेट क्लब। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज का जो टॉपिक है वो तो कहने को बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बट इट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ओके, या किसी भी लिटरेचर का सबसे बेसिक स्टेप, जो पहला स्टेप होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, कह लो। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोज एंड टाइप्स ऑफ इट्स। ठीक है, इट्स टाइप कह लो। ओके, तो ये क्या होता है प्रोज, प्रोज कितने टाइप्स के होते हैं, इन सबको आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोज होता क्या है, इंट्रोडक्शन टू द प्रोज। ओके, तो डेफिनेशन क्या है कि प्रोज इज अ फॉर्म ऑफ रिटन और स्पोकन लैंग्वेज that follows a natural flow of speech without a formal metrical structure. Okay, like poetry. तो है क्या कि प्रोज क्या है, एक फॉर्म ऑफ रिटन और स्पोकन लैंग्वेज। ठीक है, तो लैंग्वेज का कह लो एक फॉर्म है ये, जिसको हम लिख के या बोल के करते हैं, जो कि एक नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच है। लाइक नॉर्मल पर्सन जैसे हम बोलते हैं स्टार्टिंग से ही, वही प्रोज होता है। जैसे मम्मी खाना दो या वॉट एवर यू से, या बच्चा जैसे भी बोलता है ना, हम उसमें एक मेट्रिकल स्ट्रक्चर तो नहीं, कविता के फॉर्म में तो नहीं ना बोलते हैं। तो वॉट एवर वी स्पीक इन आवर नेचुरल फ्लो, ठीक है, उसी को हम कहते हैं क्या, प्रोज। फीचर्स क्या होता है, रिटन इन अ सेंटेंस और पैराग्राफ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूज पेपर में, देखो पैराग्राफ के फॉर्म में आता है ना, तो ये सेंटेंसेस या पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा होता है। इम्फेसिस ऑन क्लियरिटी एंड लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, काफी क्लियर और लॉजिकल वे में लिखा गया रहता है। और इसका पर्पस क्या होता है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये भी एक प्रोज है, और मैं आपको क्या कर रहा हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर हम कोई वर्क, कोई पोएट्री या सपोज कि कोई जोक सुना रहे हैं तो वो एंटरटेन हो जाएगा, या कोई नॉवेल लिख रहे हैं, या हम किसी बात को कहने के लिए, परसुएट करने के लिए हम प्रोज का यूज करते हैं। ओके, दिस इज अबाउट प्रोज। नाउ टाइप्स ऑफ प्रोज, प्रोज कितने तरीके के हो सकते हैं या होते हैं, तो हम प्रोज को बेसिकली चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट इज फिक्शन, सेकंड इज नॉन फिक्शन, थर्ड इज ड्रामा एंड फोर्थ इज प्रोज पोएट्री। ओके, तो फिक्शन क्या होता है, नॉन फिक्शन, ड्रामा, हम एक एक करके इसको समझते हैं। तो सबसे पहले है फिक्शन और नॉन फिक्शन, दोनों को एक साथ में समझ लिया जाएगा तो इजी रहेगा हमारे लिए समझना। फिक्शन वर्सेस नॉन फिक्शन। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम देखते हैं। तो डेफिनेशन में फिक्शन का डेफिनेशन क्या है, फिक्शन इज सिंपली क्या है, सिंपली कि व्हाट यू इमेजिन या व्हाट ऑथर इमेजिन विच इज नॉट रियल, जो कि रियल नहीं होता है, उसी को हम फिक्शन कहते हैं। इमेजिनरी जो भी चीजें होती हैं उसको हम फिक्शन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे इमेजिनेटिव स्टोरीज क्रिएटेड बाय द ऑथर। ओके, तो ऑथर जो भी इमेजिनेटिव स्टोरी क्रिएट करता है उसको हम फिक्शन कहते हैं, कल्पना जो होता है पूरी तरीके से। नॉन फिक्शन में क्या होता है, जैसे न्यूज़पेपर भी नॉन फिक्शन है, फैक्ट फैक्ट बेसिस होता है, फैक्चुअल होता है, रियल अकाउंट्स होता है, बेस्ड ऑन ट्रूथ। ठीक है, तो रियलिटी के ऊपर बेस्ड होता है, एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होता है, जो कि कहीं ना कहीं रियल होता है। तो फैक्चुअल और रियल बेस्ड पे होता है। और यही फिक्शन क्या होता है, इमेजिनरी होता है, केवल कल्पना के ऊपर बेस्ड होता है। लाइक हैरी पॉटर हमने देखा है, वो एक क्या है, फिक्शन है, इमेजिनरी वर्क है वो। लेकिन जब हम विंग्स ऑफ फायर की बात करते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, तो वो क्या है, फैक्ट बेसिस है, वो रियलिटी पे बेस्ड है, वो ट्रुथ बेस्ड है। तो वो क्या हो गया, नॉन फिक्शन हो गया। इसका पर्पस क्या होता है फिक्शन का, टू इंटरटेन, टू इंस्पायर और एक्सप्लोर इमेजिनेटिव आइडियाज। बेसिकली नॉवेल हम किस लिए लिखते हैं, या शॉर्ट स्टोरी, इमेजिनरी स्टोरीज, तो हम हमारा मेन पर्पस उससे इंटरटेन करना होता है, या उससे हम इंस्पिरेशन लेते हैं। या हम कुछ इमेजिनेटिव आइडियाज को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। बेसिकली हम इसीलिए स्टोरीज पढ़ते हैं ना, इंटरटेनमेंट के लिए, या उससे कुछ सीख मिलती है। दिस इज द ना पर्पस। नॉन फिक्शन का पर्पस क्या होता है, टू इन्फॉर्म, एजुकेट एंड डॉक्यूमेंट रियलिटी। तो इंफॉर्मेशन देने के लिए, लाइक न्यूज़पेपर की बात कर लो, एजुकेट, बुक्स वगैरह भी प्रोज के ही फॉर्म में होते हैं। देन डॉक्यूमेंट रियलिटी, जो भी हम हिस्टोरिकल इवेंट्स लिखते हैं या हिस्ट्री को रिकाउंट करते हैं या रिपोर्ट लिखते हैं, ये सब डॉक्यूमेंटेशन होता है। मीन्स जो भी इवेंट्स का डॉक्यूमेंटेशन होता है वो नॉन फिक्शन होता है ना, उसमें कुछ हम इमेजिनरी तो नहीं यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करके कैसे कैसे को हम फॉर्म्स को हम प्रोज फिक्शन कहते हैं और कैसे कैसे को हम नॉन फिक्शन कहते हैं। लाइक नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरी, फेबल्स, मिथ्स, ये सब क्या है, ये सब फिक्शन है। ये इमेजिनरी स्टोरीज होती है, इमेजिनरी कहानियां होती है ना पूरा, वो रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। वहीं अगर हम नॉन फिक्शन की बात करें तो बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर, ऐसे, रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स, ये सभी क्या है, नॉन फिक्शन की कैटेगरी में आते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं ये सब रियल लाइफ या रियल सिचुएशन या रियल एक्सपीरियंस पे बेस्ड होते हैं। ओके, तो कैरेक्टर्स की बात करें तो ऑफन इमेजिनरी कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि मतलब रियल लाइफ से उनका कोई लेना देना नहीं होता। हो सकता है रियल लाइफ को वो रिप्रेजेंट कर रहे हो, बट दे आर नॉट रियल। वहीं अगर हम इसमें कैरेक्टर्स की बात करें तो दे आर रियल पीपल। ओके, हिस्टोरिकल फिगर्स हो सकते हैं, सपोज कि अगर हमने किसी की ऑटोबायोग्राफी लिखी या बायोग्राफी लिखी, तो उसमें जो रियल पर्सन होगा उसी की बात करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं रियल पीपल, रियल इंसिडेंट, रियल इवेंट्स पे बेस्ड होता है। कंटेंट की बात करें कि उसमें फिक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं, तो काफी क्रिएटिव एंड सिंबॉलिक कंटेंट होता है इसका।
मे बी इंक्लूड फैंटेसी, मतलब बहुत बहुत ज्यादा हम जो फैंटेसाइज करते हैं चीजों को, उस उसके बेस पे कंटेंट हो सकता है। बहुत प्राइम एग्जांपल उसका हैरी पॉटर ले लो। काफी, अगर इसके कंटेंट की बात करें तो ऑथेंटिक होता है, एक्यूरेट होता है, बेस्ड ऑन वेरिफिएबल फैक्ट्स, काफी वेरीफाइड फैक्ट्स जो होते हैं उस पे बेस्ड होता है ये। नैरेटिव स्टाइल की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव होता है, सिंबॉलिक होता है एंड ड्रामेटिक भी होता है। यहाँ पे काफी एनालिटिकल होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और लॉजिकल। इसमें इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स देखो दिए हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस है जेन ऑस्टिन का, 1984 है जॉर्ज ऑरिवल का, ये सब नॉवेल्स के नाम है ना। ये सब क्या है, फिक्शन है। आज के समय में नॉवेल्स को हम लोग फिक्शन भी बोलने लगे हैं, बट फिक्शन अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है, इसमें कई बहुत चीजें आ जाती हैं। नोटेबल वर्क्स में नॉन फिक्शन की बात करें तो द डायरी ऑफ यंग गर्ल, एने फ्रैंक का है ना, जो हॉलोकॉस्ट में बची थी, तो उनकी डायरी है, तो एक तरीके से ये नॉन फिक्शन वर्क है। ओके, नेक्स्ट फॉर्म है प्रोज का, ड्रामा। ड्रामा अपने आप में एक अलग फॉर्म है जिसपे हमने लेक्चर बनाया हुआ है, फिर भी यहाँ पे प्रोज में उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ड्रामा इज लिटरेरी जनर डिजाइन फॉर परफॉर्मेंस वेयर कैरेक्टर्स, डायलॉग्स, एक्शन ब्रिंग स्टोरी टू लाइफ। ओके, तो ये एक लिटरेरी जनर का फॉर्म है, जैसे नॉवेल है, पोएट्री है, वैसे ही ड्रामा भी है। इसमें क्या होता है, जो स्टोरी होता है उसको हम स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, उसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि डायलॉग बोलते हैं, एक्शंस होते हैं, जिससे कि वो जो स्टोरी है वो रियल लगती है। लाइक मूवीज की अगर हम बात करें तो वो भी एक तरीके का ड्रामा है। इट एक्सप्लोर्स ह्यूमन इमोशंस, रिलेशनशिप, कॉन्फ्लिक्ट थ्रू डायलॉग एंड स्टेज डायरेक्शंस। ओके, तो इसमें हम ह्यूमन इमोशंस को समझते हैं, उनके रिलेशनशिप को समझते हैं, उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, और ये सब हम कैसे समझते हैं, थ्रू डायलॉग एंड स्टेज डायरेक्शंस। ओके, तो उनके डायलॉग से और वो कहाँ से कहाँ मूव करें, इन सब चीजों से हम उसको समझते हैं। नाउ एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा की बात करें तो उसमें प्लॉट होगा, कैरेक्टर्स होंगे, थीम होगा, डायलॉग होगा, सेटिंग होगा और स्टेज क्राफ्ट होगा। प्लॉट मतलब उसकी स्टोरी होगी, उसमें कुछ कैरेक्टर्स होंगे, उसका थीम होगा, कुछ उसमें डायलॉग्स होंगे, उसकी एक सेटिंग होगी कि वो स्टोरी कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, दिन है, रात है, सुबह है, शाम है, मौसम कैसा है। स्टेज क्राफ्ट, लाइक कासल का सीन है तो पीछे कासल बना होगा। दिस इज व्हाट एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा भी अलग अलग तरीके के होते हैं, लाइक ट्रेजेडी कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, मेलोड्रामा, फार्स। ओके, तो ये सब चीजें हमने उस वीडियो में कवर की हैं, आपको अगर इंटरेस्टेड हो तो आप जाके ड्रामा को भी देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट फॉर्म है प्रोज का, वो है प्रोज पोएट्री। नाउ प्रोज पोएट्री क्या है, कि पोएट्री एक तरीके से अलग फॉर्म है, ओके, लिटरेचर का। लेकिन अगर हम कोई वर्क प्रोज के फॉर्म में लिखें लेकिन उसमें कुछ एलिमेंट जो है कि पोएट्री की भी हो, तो उसको हम प्रोज पोएट्री कहते हैं। लाइक डेफिनेशन से हम समझते हैं कि प्रोज पोएट्री इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट ब्लेंड्स द पोएटिक क्वालिटी ऑफ रिदम, इमेजरी, इमोशनल इंटेंसिटी विद द नैरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोज। ओके, तो जब हम पोएट्री के कुछ क्वालिटीज लाइक रिदम, रिदम जो होता है, राइम रिदम, वो पोएट्री में होता है। रिदम, इमेजरी, इमेजरी एक तरीके का फिगर ऑफ स्पीच होता है। ओके, इमोशनल इंटेंसिटी, ये सब चीजों को हम नैरेटिव स्ट्रक्चर, नैरेटिव वर्ड जहाँ पे आ जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं हम स्टोरी की बात कर रहे हैं। ये प्रोज स्ट्रक्चर में जब हम ये सभी चीजों को ब्लेंड कर देते हैं प्रोज स्ट्रक्चर के साथ, तो इसी को हम प्रोज पोएट्री कहते हैं। इट डज नॉट अडेयर टू ट्रेडिशनल वर्ड्स और लाइन ब्रेक्स, बट मेंटेन द एसेंस ऑफ पोएट्री थ्रू इट्स लैंग्वेज एंड स्टाइल। ओके, अब ये क्या होता है, ट्रेडिशनल वे में जैसे वर्ड्स लिखे जाते हैं, पोएट्री लिखे जाते हैं, स्टेंजास हम ब्रेक करते हैं, उसमें राइम होता है, ठीक है, उन सब चीजों को ये फॉलो नहीं करता है, लेकिन उसका जो एसेंस होता है पोएट्री का, एक रिदम चल रहा होता है, एक लैंग्वेज है, उसमें एक स्टाइल है, एक इमोशन आ रहा है आपको, तो वो उसको हम प्रोज पोएट्री कहते हैं। जैसे लाइन, नो लाइन ब्रेक, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, पोएटिक डिवाइसेस यूज होते हैं, कंसंट्रेशन ऑन लैंग्वेज है, अम्बिग्यूटी, थोड़ा सा अम्बिगुअस फील देता है जैसे कि पोएट्री में होता है, इमोशनल डेप्थ होता है इसमें। ठीक है, दिस आर प्रोज क्विज। ओके, तो ये तो थे डिफरेंट कैटेगरीज के। अब हम कुछ प्रोज की बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोज, नॉन फिक्शन और फिक्शन प्रोज की बात करते हैं। लाइक सबसे पहला है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी देखोगे तो कुछ वर्ड्स को अलग अलग अगर हम इसको ब्रेक करें, ऑटोबायोग्राफी तीन पार्ट में ब्रेक ब्रेक हो रहा है ये। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, बायो मतलब हो गया लाइफ, ठीक है, सेल्फ लाइफ। ग्राफी मतलब हो सकता है टू राइट। ओके, हम्म, तो अपने सेल्फ लाइफ टू राइट, कह लो ऐसा, तो टू राइट सेल्फ लाइफ, ऐसा ऐसे भी समझ सकते हो इसको, कि मतलब अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में जब कोई लिखता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, मतलब कोई अपनी ही कहानी लिखे अपनी लाइफ में कि उसने क्या क्या किया, उसको ही हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और ये जब हम लिखेंगे तो क्या ये फिक्शन होगा? नहीं, ये नॉन फिक्शन होगा, क्योंकि इसमें जो है कि राइटर अपने कुछ रियल इंसिडेंट्स, इवेंट्स को बताता है। ओके, तो एन ऑटोबायोग्राफी इज अ सेल्फ रिटन अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ। जो मैंने बताया कि ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, सेल्फ रिटन अकाउंट, खुद से लिखा हुआ अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में, उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। इट इज अ नॉन फिक्शनल नैरेटिव। ठीक है, तो ये नॉन फिक्शनल होता है, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें इमेजिनरीज या इमेजिनेशंस का यूज नहीं हो रहा है, हम रियल इवेंट्स, रियल इवेंट्स, इंसिडेंट्स की बात कर रहे होते हैं, in which the author reflects on their own experiences। ठीक है,
जो ऑथर होता है, जो राइटर होता है, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अचीवमेंट्स, अपने चैलेंजेस की बात करता है कि कैसे उसके एक्सपीरियंसेस, उसके अचीवमेंट, उसके चैलेंजेस ने उसकी लाइफ को अलग किया या इतना ऊपर वो आ पाया। ऑफन प्रोवाइडिंग इंसाइट इन देयर पर्सनालिटी, थॉट्स, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो उनके बारे में, उनके थॉट्स के बारे में, उनके परसेप्शन के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में हम उनसे पता कर सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल है एपीजे अब्दुल कलाम का, द विंग्स ऑफ फायर, कि कैसे वो एक छोटे बच्चे जो कि न्यूज़पेपर बेचा करते थे और फिर वो पढ़ाई करते थे एक हिंदू स्कूल टीचर से। ठीक है, बट वहां पे उनको क्या कुछ मिला, फिर वहां से वो कैसे अपने, उनका जो एम्बिशन था उसको उन्होंने फॉलो किया, उनके अपने पैशन को फॉलो किया। तो वो वो अपनी कहानी बता रहे हैं। तो ऑटोबायोग्राफी लोगों की पढ़नी चाहिए, उससे काफी कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि उसमें पर्सन की पर्सनालिटी, उसके थॉट, उसके इमोशन, सभी चीजों के बारे में कहीं ना कहीं कुछ पता चलता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि क्या होता है ऑटोबायोग्राफी, तो सबसे पहले होता है कि फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है, ऑथर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना खुद का वॉइस होता है, कोई और उसके बारे में नहीं कह रहा होता है। वो आई वर्ड यूज करेगा, माई सेल्फ यूज करेगा, माइंड यूज करेगा। ओके, तो ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव कह लो हो सकता है। पर्सनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, अपना पर्सनल लाइफ को वो शेयर कर रहा है, तो उसमें ऑथर का अपना खुद का इमोशन, थॉट और मोटिवेशन, ये सभी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। क्रोनोलॉजिकल नैरेटिव, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइम टाइम टू टाइम वाली चीजें होती हैं, जैसे एक के बाद एक जैसे होता है ना। वैसे मतलब ऑथर की लाइफ चाइल्डहुड से लेके प्रेजेंट तक, या जब तक वो जी रहा है, जब तक कि उसने कहानी लिखी है, वो पूरा एक सीक्वेंस में जब आता है, तो उसी को हम क्रोनोलॉजिकली बोलते हैं। ओके, ऑनेस्टी एंड सब्जेक्टिविटी, ठीक है, ऑथर काफी ऑनेस्ट होता है अपनी चीजों को लेके, काफी फैक्ट बेस्ड वो लिखता है चीजों को। ठीक है, उसके साथ वो अपनी ही बात कर रहा होता है। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन होता है ना। ऑथर का सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन से समझो कि वो कैसे चीजों को देख रहा है, वो कैसे चीजों को एनालाइज कर रहा है, सोच रहा है। वो बात होती है, तो काफी उसमें कभी कभी कंट्रोवर्सी भी हो जाती है, कभी कभी किसी के ऑटोबायोग्राफी के को लेके ऐसा भी होता है, क्योंकि उसका, बट वो उसका पर्सनल इंटरप्रिटेशन होता है। नाउ कल्चरल एंड हिस्टोरिकल इंसाइट, कभी कभी कुछ लोगों की जो ऑटोबायोग्राफी होती है, उसमें आप देखते हो कि वो किसी कल्चर या किसी सोसाइटी या किसी हिस्टोरिकल इवेंट्स की भी बात कर रहे हैं जिस वक्त वो जी रहे होते हैं। सपोज कोई पर्सन जो है कि वो इंडिया के फ्रीडम के टाइम जिंदा था, उस समय की स्ट्रगल्स को देखा, और वो अपनी जब ऑटोबायोग्राफी लिखेगा तो उसमें वो चीजें भी दिखेंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट इसी का बड़ा भाई कह लो या कुछ भी कह लो, ठीक है, उसको हम कहते हैं बायोग्राफी। ठीक है, अब यहाँ से ऑटो वर्ड जो है कि वो गायब है। ओके, तो ऐसा कोई वर्ड, जैसे कोई एक पर्सन है, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, ओके, उसके लाइफ के बारे में कोई और पर्सन लिखता है, तो उसको हम कहते हैं क्या, बायोग्राफी। ओके, मतलब कोई एक पर्सन है, इंपॉर्टेंट पर्सन, उसके बारे में कोई और लिखेगा, तो उसी को हम क्या कहेंगे, बायोग्राफी। अगर ये पर्सन खुद लिखेगा तो वो हो जाएगा क्या, ऑटोबायोग्राफी। बस बेसिक सा यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। ओके, तो बायोग्राफी इज अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समवन एल्स। ओके, यहाँ पे देखो, वहां पे क्या था, खुद से लिखा हुआ है, और यहाँ पे कोई और लिखता है। इट प्रोवाइड्स अ फैक्चुअल नैरेटिव of their achievement, struggles, contribution, while offering insight into their character and the context of their time. Okay, तो ये भी कहीं ना कहीं जो पर्सन जिसके बारे में लिखा जा रहा है उसके अचीवमेंट्स की बात करेगा, उसके लाइफ में जो स्ट्रगल्स हुए हैं, उसने क्या कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी में, खुद में, या अपने फैमिली को, या अपने देश के लिए। ठीक है, और हम उसके अंदर जाएंगे, उसके कैरेक्टर को समझेंगे, उसके उसके समय के उसके टाइम में जो भी इवेंट्स हो रहे थे उसको समझेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हम बायोग्राफी में देखते हैं। नहीं, इसका इसका एग्जांपल आइंस्टाइन, आइंस्टाइन को आप सभी जानते हो, उनका, उनकी लाइफ को वॉल्टर आइजकसन ने लिखा हुआ है। ओके, तो ये अब देखो किसी और पर्सन ने किसी और पर्सन की कहानी लिखी है। कैरेक्टर क्या है, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, उसमें फर्स्ट पर्सन था और ऑथर अपनी लाइफ खुद बता रहा है, यहाँ पे थर्ड पर्सन है, तो हम किसी तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं ना, तो इसका जो पर्सपेक्टिव होगा थर्ड पर्सन नैरेटिव हो जाएगा। ठीक, क्योंकि कोई दूसरा पर्सन कहानी बता रहा है। फैक्ट बेस्ड, ओके, इसमें भी फैक्ट बेस्ड होता है, ग्राउंडेड टू रिसर्च, इंटरव्यूज एंड रिलायबल रिसोर्सेज। जो पर्सन होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो रिसर्च करता है, उस पर्सन के बारे में बहुत छानबीन करता है, उससे भी इंटरव्यू लेता है, प्लस उससे जो लोग जुड़े होते हैं उनका इंटरव्यू लेता है, जो भी लेटर्स हैं, रिलायबल रिसोर्सेज है, उनके थ्रू जाता है, फिर उसके बाद जो है कि वो कह लो कि उस पर्सन की कहानी लिखता है, या उसकी पूरी लाइफ के बारे में लिखता है। ओके, क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर इसमें भी होता है। ठीक है, तो उसमें भी बर्थ टू डेथ पूरा लाइफ, चाइल्डहुड से लेके, स्टार्टिंग से लेके एंड तक रहता है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है, मतलब कहने का कि अनबायस्ड पोर्ट्रेयल ऑफ द सब्जेक्ट, उस पर्सन के बारे में काफी अनबायस्ड होकर जब आप बात करते हो तो वो ऑब्जेक्टिव हो जाए। सब्जेक्टिव मतलब काफी बायस्ड होके केवल उसी को अच्छा अच्छा बता रहे हो। ओके, तो वो हो जाएगा सब्जेक्टिव अप्रोच। बट बायोग्राफी में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है। नाउ कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, इसमें भी वैसे ही बताया जाएगा कि उस पर्सन, वो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब उस पर्सन की बात कर रहे हैं, हाँ, उसके लाइफ पे टाइम का क्या इम्पैक्ट पड़ा, सोसाइटी का क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसकी वजह से सोसाइटी और टाइम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये सब चीजों को हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट है मेमोयर।
मेमोयर भी एक तरीके का कह लो ऑटोबायोग्राफी ही है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज आ जाता है। कैसे समझते हैं हम कि अ मेमोयर इज अ नॉन फिक्शनल नैरेटिव फोकस्ड ऑन द स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस एंड पीरियड ऑफ ऑथर्स लाइफ। ठीक है, यहाँ पे चेंज आ गया। ऑथर यहाँ पे खुद लिख रहा है, फर्स्ट पर्सन है, लेकिन जैसे कि हमने ऑटोबायोग्राफी में क्या किया, वो चाइल्डहुड से, पूरा चाइल्ड से लेके जब तक प्रेजेंट तक की बात कर रहा था। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो अपनी पूरी लाइफ की बात नहीं करेगा, किसी स्पेसिफिक एक्सपीरियंस की बात करेगा, किसी स्पेसिफिक एपिसोड की बात करेगा, या किसी स्पेसिफिक पीरियड की बात करेगा अपने लाइफ के, किसी स्पेसिफिक इवेंट की बात करेगा। मतलब सपोज अगर नरेंद्र मोदी को अपनी लाइफ मेमोयर लिखना हो, तो वो हो सकता है कि जब वो पहली बार इलेक्शन में आए और उन्होंने कैसे इलेक्शन जीता, उस समय की बात कर रहे हैं। या सपोज कोई आर्मी ऑफिसर है, वो किसी वॉर में गया है, सपोज कारगिल वॉर में गया है, ठीक है, तो उस कारगिल वॉर के एक्सपीरियंस, इवेंट या पीरियड को डिस्कस करेगा। मीन्स किसी सर्टेन पीरियड की जब हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसी को हम मेमोयर कहते हैं। मतलब उसमें पूरी अपनी लाइफ नहीं लिख रहे होते हैं, हम किसी सर्टेन इवेंट की बात कर रहे होते हैं। लाइक लाइफ में आपने क्लास 10th में क्या क्या चीजें की, या ग्रेजुएशन में क्या किया, किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड की अगर हम बात कर रहे होते हैं, तो उसी को हम मेमोयर कहते हैं। अनलाइक ऑटोबायोग्राफी, इट डज नॉट कवर द इंटायर लाइफ स्पैन। ओके, पूरी लाइफ को नहीं कवर करेगा, बट हाईलाइट्स की इवेंट्स, इमोशंस एंड रिलेशनशिप्स। ठीक है, जो की इवेंट्स हैं लाइफ में हुई हैं, जैसे हमें भी पूरी लाइफ अपनी नहीं ना याद रहती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें लाइफ की याद रहती हैं, तो वैसे ही हम इस मेमोयर में लिखते हैं। ओके, और इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं ऑटोबायोग्राफी से मिलते जुलते ही मिलेंगे। पर्सनल फोकस, मतलब पर्सन के ऊपर स्पेसिफिक मोमेंट, थीम्स और रिलेशनशिप के ऊपर ही फोकस रहता है। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव रहता है, ऑथर अपनी वॉइस में चीजों को बता रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है अपनी मेमोरीज को। काफी सब्जेक्टिव भी होता है। इमोशनल ट्रूथ, स्ट्रिक्ट फैक्चुअल एक्यूरेसी की बात होती है। थीम्स और लेसन्स भी देने की कोशिश की जाती है, लाइक लव, लॉस, ग्रोथ, इन सब चीजों की भी बात होती है। स्टाइल की अगर हम बात करें तो ऑफन यूज विविड इमेजिनरी एंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। काफी कुछ इसमें यूज करते हैं, इमेजिनरी वगैरह, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज होता है। बेसिकली सभी चीजें ऑटोबायोग्राफी जैसी ही होती हैं। उसके उसके बाद एक और आते हैं, ट्रेवेलॉग। ये थोड़ा सा ऑटोबायोग्राफी जैसा ही है, मेमोयर जैसा ही है, लेकिन इसके नाम से ही देख रहे हो कहीं ना कहीं ट्रैवल जुड़ा हुआ है। तो आज जैसे हम लोग व्लॉग बनाते हैं ना, वीडियो ब्लॉग, कि हम यहाँ पे गए, ऐसा किया, वैसे किए, यहाँ पे ये चीज खाने में अच्छी है। तो पहले जब लोग घूमने फिरने जाते थे, तो वहां की जब स्टोरी लिख रहे हैं कि मैं आज ट्रेन से इतने बजे चढ़ा, यहाँ पे इतने इतने टाइम पे ट्रेन मिलती हैं, यहाँ से आप इतने किलोमीटर दूर जाओगे तो ये चीजें मिलेंगी, यहाँ से वहां जाओगे, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रेवेलॉग। समझो इस चीज को। तो क्या है, ट्रेवेलॉग इज अ रिटन और विजुअल अकाउंट ऑफ ऑथर्स एक्सपीरियंस ड्यूरिंग अ जर्नी। ठीक है, कि एक ऑथर कोई जर्नी पे गया हुआ है, और उसका खुद का अकाउंट, रिटिन अकाउंट या विजुअल अकाउंट वीडियो बना लिया, या फोटो क्लिक कर लिया, या उसके बारे में लिख लिया, उसका पूरा अपना ऑथर का एक्सपीरियंस किसी जर्नी का, उसी को हम कहते हैं क्या, ट्रेवलॉग। इट कंबाइंस डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेसेस, कल्चर, पीपल विद पर्सनल रिफ्लेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। और वो किसी प्लेस पे जा रहा है तो वहां की बात करेगा, उसको डिस्क्राइब करेगा, कल्चर वहां के को डिस्क्राइब करेगा कि यहाँ के लोग कैसे कल्चर के हैं, लोग कैसे हैं यहाँ पे, खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, पहनावा कैसा है, इन सब सभी चीजों की बात करेगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेवलॉग कहते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव होता है, इसमें भी लैंडस्केप, कल्चर, सभी चीजों के बारे में काफी अच्छे से डिटेल वे में बताया जाता है। फर्स्ट पर्सन प्रोस्पेक्टिव यहाँ पे भी होता है, इसमें राइटर या ट्रेवलर अपने वॉइस में चीजों को बता रहा होता है। कल्चरल इंसाइट होता है, जहाँ पे भी आप जाओगे वहाँ की कल्चर सोसाइटी की बात करोगे। एडवेंचरस एंड डिस्कवरी भी होता है, वहाँ पे कुछ बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलता है, नया एक्सपीरियंस मिलता है। पर्सनल रिफ्लेक्शन भी आपको इसको इसमें देखने को मिलेगा कि ऑथर उस प्लेस के बारे में, उन वहाँ के लोगों के बारे में क्या सोच रहा है। तो ये अभी तक जो भी हमने देखा, ये सभी नॉन फिक्शनल है। इन सभी में ऑथर जो है रियल इवेंट, रियल एक्सपीरियंसेस और फैक्ट और ट्रुथ की बात कर रहा है। और ये प्रोज के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो प्रोज नॉन फिक्शनल है ये सभी। नाउ नेक्स्ट है पीरियोडिकल एसे। एसेज मतलब होता है जो हम किसी एक टॉपिक के बारे में हम अपने व्यू, आइडिया, एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो उसको ना, उसके आगे ऐसे के आगे एक वर्ड लिखा हुआ है पर्सनल, सॉरी पीरियोडिकल। पर्सनल भी आगे आएगा। पीरियोडिकल ऐसे है यहाँ पे। तो पीरियोडिकल मतलब पीरियड से बना हुआ है, दैट मीन्स कि किसी एक, जैसे सपोज संडे है, संडे के बाद नेक्स्ट जो है कि नेक्स्ट संडे को आ रहा है, तो एक पीरियड के बाद आ रहा है ना, एक टाइम पीरियड बना हुआ है, इसके बाद इसके बाद आ रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना वीकली, मंथली, ईयरली, तो ये क्या है, एक पीरियड को डिनोट कर रहा है। तो ऐसा कोई ऐसे जो कि एक पीरियड के बाद हमको पढ़ने को मिलता है, एक टाइम पीरियड के बाद, उसको हम पीरियोडिकल ऐसे कहते हैं। ना आज के समय में क्या है कि हमारे पास प्रिंट मीडिया है, जो कि रोज बहुत सी मशीनें आ गई हैं। हाँ, हम पेपर्स, बुक्स, न्यूज़पेपर सभी कुछ बहुत जल्दी जल्दी पब्लिश कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा भी समय था जब एक एक पेपर को पब्लिश करने में काफी समय लगता था।
ठीक है। तो ये 19th और 18th सेंचुरी की बात है, जब प्रिंटिंग प्रेस के बाद पॉम्फलेट्स वगैरह पब्लिश हो रहे थे, न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ था, मैगजीन जनरल स्टार्ट हो रहे थे। तो उसमें जो भी पब्लिश होता था उसको ही हम क्या कहते थे, periodical essays कहते थे। तो ये देखो यहाँ पे लिखा ना, ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। नाउ periodical essay is a short prose piece published in a magazine or journal। ओके, तो किसी मैगजीन में, जनरल में जब एक शॉर्ट प्रोज हम पब्लिश करते हैं उसको ही हम पीरियोडिकल्स कहते हैं। अब मैगजीन्स और जर्नल के साथ क्या था कि ये रोज नहीं आते हैं, ठीक है, हफ्ते में आएंगे, वीकली आएंगे, मंथली आते हैं ना। तो अब जब वो आएंगे तभी तो ये प्रोस आएगा, तो इसीलिए हम उसको पीरियोडिकल कहते थे, क्योंकि एक पीरियड के बाद आ रहा है। ये चीज, तो ये मैगजीन्स और जर्नल्स में आते थे, और इसमें क्या होता था, कंटेम्प्रेरी सोशल सोसाइटी, मोरल एंड कल्चरल इश्यूज की बात होती थी इन एसेज में। ओके, उस समय की सोसाइटी, उस समय के लोगों की बात हो रही थी। इट बिकम पॉपुलर इन ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, पर्टिकुलरली इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में ये काफी पॉपुलर हुआ, और इसको पॉपुलर करने के पीछे जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील का बहुत बड़ा नाम आता है। ओके, द स्पेक्टेटर और टेटलर इनके दो मैगजीन्स थे। ठीक है, हम इनके बारे में और भी कभी डिस्कस करेंगे, किसी किसी ऐसे कि इनको डिस्कस किया जाएगा तो उसमें हम लोग इनकी और बात करेंगे। ओके, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पब्लिश रेगुलरली, अपीयर्ड इन periodicals और जर्नल्स। ठीक है, कुछ कुछ इवेंट्स के बाद, या संडे को आ रहा है, फिर सैटरडे को आ रहा है, या समझ ऐसे मंडे को आया, फिर ट्यूसडे को छोड़ के वेंसडे को आया, फिर थर्सडे को छोड़ के फ्राइडे को आया। तो ऐसे हम लोग एक पीरियड के बाद आ रहे हैं, और वो हर एक दिन जो है कि वो पब्लिश हो रहा है उसमें। तो इसी को हम लोग कहते हैं अपीयर्ड इन periodicals, या रेगुलरली पब्लिश हो रहा है वो। नाउ दूसरा जो इसका की कैरेक्टर है वो क्या है, डायडेक्टिक एंड एंटरटेनिंग। तो डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है, कुछ नॉलेज देने वाला, मोरल लेसन्स देने वाला। उसके साथ साथ कुछ विट और ह्यूमर भी होता है उसमें ना, कंबाइंड विद मोरल इंस्ट्रक्शंस विद विट एंड ह्यूमर। हमारे कह लो कि चैनल का भी नाम है ना, लिट विट। तो विट ऐसे ही कुछ नहीं है, विट मतलब होता है एक तरीके से कुछ ह्यूमर क्रिएट करना, लैंग्वेज प्ले विथ वर्ड्स होता है ना। तो ये चीज, तो कंबाइंड मोरल इंस्ट्रक्शन विद विट एंड ह्यूमर। टॉपिकल थीम्स भी होते हैं इसमें, एड्रेसिंग एवरीडे लाइफ, मैनर्स और सोसाइटीज की बात हो रही है, वहाँ की थीम्स की भी बात हो रही है। ठीक है, बहुत शॉर्ट एंड एसेसिबल होता है। ठीक है, इसको जनरल पब्लिक इसको बड़े आराम से पढ़ सकती है, छोटा सा होता है। कन्वर्सेशनल टोन होता है। ठीक है, जब हम पीरियोडिकल एसेस कोई पढ़ेंगे तो उसमें इन चीजों को और बेहतर वे में डिस्कस किया जाएगा, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मल एसे। ठीक है, जैसे तीन तरीके के होते हैं, फॉर्मल, पीरियोडिकल एंड पर्सनल एसे। फॉर्मल वर्ड सुना होगा आपने। फॉर्मल मतलब होता है काफी ज्यादा, कह लो अ, अ, नियम की बात करते हैं, काफी ज्यादा हम डिसिप्लिन की बात करते हैं। ओके, हम फॉर्मल वे में पर्सनल चीजों को नहीं बहुत ज्यादा डिस्क्लोज करते हैं ना। तो ऐसा कोई ऐसे जिसमें हम अपने पर्सनल व्यूज, आइडियाज, इमोशंस, थॉट, ठीक है, इन सबको बात ना करके हम एक जनरल वे में बात कर रहे होते हैं, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे रहे होते हैं, पूरे सोसाइटी को कुछ टीच करने की बात कर रहे होते हैं। तो ऐसा जो ऐसे होगा उसको हम लोग कहते हैं क्या, फॉर्मल ऐसे। ठीक है, तो अ फॉर्मल ऐसे इज अ पीस ऑफ राइटिंग कैरेक्टराइज्ड बाय अ सीरियस टोन। ओके, एक सीरियस टोन में होता है, ऐसा नहीं कि कुछ हम मजाक कर रहे हैं। स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड होता है, ऑर्गेनाइजेशन काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में स्ट्रक्चर्ड होता है। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसमें, जो भी बात कही जाती है काफी फैक्चुअल, काफी लॉजिकल होती है। इट ऑफन एड्रेस एकेडमिक और फिलोसॉफिकल टॉपिक्स। तो इसमें ये कैसे टॉपिक्स होते हैं, काफी एकेडमिक बेस्ड होते हैं, काफी फिलोसॉफिकल टॉपिक्स होते हैं इसमें। तो इसमें सबसे बड़ा नाम जो आता है, जिसको हम फादर ऑफ इंग्लिश एसेज भी कहते हैं, फ्रांसिस बैकन का। ठीक है, इनके जो भी एसेज हैं, जैसे ऑफ स्टडीज, ऑफ ट्रूथ, ऑफ बर्थ, ऑफ डेथ, ऑफ लव, ठीक है, ऐसे कई, ऑफ रिवेंज, इनके एसेज हैं। और वो सभी एसेज जो हैं किसी न किसी टॉपिक को एड्रेस कर रहे हैं। जैसे ऑफ स्टडीज हम अभी जल्दी ही इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें स्टडी की बात कर रहे हैं, कि स्टडी के इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक, तो काफी कह लो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में, हाँ, और बहुत इम्पर्सनल वे में ना, जिसको कह सकते हैं फॉर्मल वे में वो स्टडी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे एसेस को हम लोग फॉर्मल एसेस कहते हैं, कि हम बहुत इन जनरल बात करते हैं, पूरे सोसाइटी को पढ़ के उससे कुछ मिलता है। ओके, ऐसे एसेस को हम लोग कहते हैं क्या, फॉर्मल एसेस। ठीक है, तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सीरियस टोन होता है काफी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और इम्पर्सनल मैनर में लिखा होता है, तो इनके टोन भी काफी सीरियस होते हैं। लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, जैसा कि एक ऐसे होना चाहिए वैसा ही लिखा होता है। पर्सनल ऐसे में ऐसा कुछ इंट्रोडक्शन और बॉडी और कंक्लूजन की बात नहीं होती। पर्सनल ऐसे हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको हम कवर करेंगे। एकेडमिक फोकसेस ऑफन एक्सप्लोर फिलोसॉफिकल, हाँ, एथिकल एंड साइंटिफिक टॉपिक्स। ठीक है, तो इसमें फिलोसफी की बात हो रही है, किसी मोरल एथिक्स की बात हो रही है, साइंटिफिक टॉपिक को हम डिस्कस करें, तो कहीं ना कहीं ये सभी एकेडमी से ही जुड़े हुए हैं। प्रिसाइज लैंग्वेज होता है काफी इसका, टू द पॉइंट हम बोलते हैं चीजों को। कॉलिक्वियल एक्सप्रेशन मतलब जो डे टू डे लाइफ में हम वर्ड्स यूज करते हैं उसको हम नहीं यूज करते, उनको हम अवॉइड करते हैं, और काफी फॉर्मल वोकैब हम यूज करते हैं। मतलब जो हम कहते हैं ना, जैसे हम जब हम ऑफिस में रहते हैं, स्कूल कॉलेजेस में रहते हैं, तो कितना, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो काफी फॉर्मल वे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि मैं घर में ऐसे ना बात कर रहा हूँ।
तो जैसे हम बनारस से बिलोंग करते हैं, तो बनारस में हम लोग बनारसी जो है कि उनका लैंग्वेज कुछ अजीब सा ही होता है, लेकिन हम अभी जो बोल रहे हैं वो क्या है, फॉर्मल लैंग्वेज है। ओके, तो पर्पस क्या होता है इसका, फॉर्मल एसेस का? टू इन्फॉर्म, टू एनालाइज और यू ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स या पॉइंट्स। तो कोई इन्फॉर्मेशन देना है, किसी टॉपिक को एनालाइज करना है, उस पर आर्गुमेंट देना है, अपने व्यू पॉइंट को भी देना है, लेकिन एक फॉर्मल वे में। ये सभी चीजें इसकी पर्पस होती हैं, ये फॉर्मल एसेस की बात है ना। पर्सनल एसे, नो, पर्सनल ऐसे क्या है, ये भी ऐसे ही है, लेकिन काफी पर्सनल वे में नोट पे जाके हम चीजों को बता रहे होते हैं। लाइक इसमें हम एक्सप्रेशन हमारा बहुत ही पर्सनल होगा, हम आई वर्ड यूज करेंगे, हम माई वर्ड यूज करेंगे, हम अपने लिए बात करेंगे, ठीक है, हम अपने एक्सपीरियंस की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हम काफी अपने इमोशन थॉट की बात करेंगे और काफी कन्वर्सेशनल टोन रहेगा, ऐसा लगेगा कि हम अपने रीडर से बात कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे को हम लोग कहते हैं क्या, पर्सनल एसेस। तो पर्सनल एसे इज अ रिफ्लेक्टिव पीस ऑफ राइटिंग that explores author's personal experience, thought, emotion, and often in a with a conversational and relatable tone. तो क्या होता है कि जो इसमें ऐसे होता है, रिफ्लेक्टिव पीस होता है, मीन्स अपने मेमोरी की बात कर रहा है या अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा है राइटर। और उसमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, थॉट, इमोशंस को काफी कन्वर्सेशनल वे में और काफी रिलेटेबल वे में बता रहा है। ओके, सपोज यही ऐसे इसको हम लोग और फॉर्मल वे में पढ़ सकते थे, समझ सकते थे, लेकिन हम उसको रिलेट नहीं कर पाते। ओके, या हम कोई भी वर्क पढ़ते या पढ़ाते हैं, तो कोशिश हम ये कहते हैं कि वो हम अपने ऑडियंस या अपने रीडर्स या अपने स्टूडेंट्स को काफी रिलेट करवा पाए, ताकि उनको समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। तो ऐसा ही कुछ ये ऐसेज होते हैं, काफी रिलेटेबल टोन होता है इसका, जैसे कि हम किसी से बात कर रहे होते हैं वैसा। वर्जीनिया वुल्फ, चार्ल्स डिकेंस, इसमें बहुत नाम आपको सुनने को मिलेगा। चार्ल्स डिकेंस पे भी हम जल्दी ही वीडियो लेकर आएंगे। सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव, काफी सब्जेक्टिव होते हैं, पर्सनल इंसाइट और फीलिंग्स की बात होती है ऑथर के। नैरेटिव स्टाइल की बात करें तो ऑफन इंक्लूड्स स्टोरी टेलिंग एलिमेंट्स, ठीक है, तो इसमें स्टोरी टेलिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। ऑथर जो है ऐसे लिखते लिखते उसमें अपनी कोई कहानी बता रहा है। चार्ल्स डिकेंस का ड्रीम चिल्ड्रन इसमें काफी अच्छा एग्जाम्पल रहेगा इसका, कभी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इनफॉर्मल टोन, कन्वर्सेशनल एंड इंगेजिंग, काफी इनफॉर्मल टोन रहेगा, जैसे कि फॉर्मल ऐसे में काफी कैसा था, एलिवेटेड कह लो या डिसिप्लिन टोन था। लेकिन यहाँ पे हम काफी कन्वर्सेशनल और इंगेजिंग टोन, एक दूसरे से जैसा लग रहा है कि हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसा होता है। यूनिवर्सल थीम्स हो सकते हैं इसमें, जैसे लव, लॉस, आइडेंटिटी, इन सब की बात होगी, जो कि काफी यूनिवर्सल थीम्स है। हर जगह हम लव की बात करते हैं, हर जगह हम लॉस की, सैडनेस की बात करते हैं, अपने आइडेंटिटी की बात करते हैं। नाउ सेल्फ रिफ्लेक्शन इज देयर, ऑफन ऑफर्स डीप इंट्रोस्पेक्शन एंड पर्सनल ग्रोथ की बात होती है इसमें, अपने बारे में अपने आप को एक्सप्लोर करने की बात होती है। अपने पर्सनल ग्रोथ की बात होती है। नाउ यहाँ तक तो हमने पढ़ा था क्या, यहाँ तक हमने पर्सनल ऐसे तक, ये सभी चीजें क्या है, नॉन फिक्शनल थी। ठीक, नॉन फिक्शनल मतलब इसमें कोई भी इमेजिनेशन की बात नहीं है, हर चीज ट्रूथफुल, फैक्ट बेस्ड, ऑथेंटिक, ओके, एक्सपीरियंस बेस्ड था। यहाँ से हम बात करते हैं, नॉवेल जो है वो अपने आप में एक क्या है, फिक्शनल नैरेटिव है। मतलब यहाँ से हम जो फिक्शन की बात हमने स्टार्टिंग में की थी ना, कि इमेजिनेटिव टोन होता है, कैरेक्टर जो होते हैं वो फिक्शनल होते हैं, सिंबॉलिक होते हैं, चीजें चीजें सिंबॉलिक होती हैं, इमेजिनेटिव होती हैं, वो सब चीजें अब यहाँ से डिस्कस करते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है नॉवेल्स का, जिसको हम लोग उपन्यास भी कहते हैं, और हम लोग इसको बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, नॉवेल्स बहुत ज्यादा पढ़ी जाती हैं, कह लो एक तरीके से पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड आज के समय में। तो अ नॉवेल इज अ लॉन्ग fictional narrative that explores characters, plot, themes in a significant depth. ओके, तो नॉवेल क्या होता है, एक लॉन्ग लॉन्ग नैरेटिव पोएम होता है, लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी रिटन इन प्रोज। तो एक लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी होती है जिसको हम प्रोज के फॉर्म में लिखते हैं, उसी को हम लोग नॉवेल कहते हैं। एक बड़ी सी स्टोरी होती है, और वो रियल इवेंट पे भी बेस्ड हो सकती है, ऐसा नहीं नहीं हो सकती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फैक्चुअल होती है, फैक्चुअल नहीं होती, नॉन फिक्शनल कह लो, नॉन फिक्शनल नहीं होती है, वो कैसी होती है, वो फिक्शनल होती है। मतलब कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से स्टोरी कहीं ना कहीं ऑथर की इमेजिनेशन पे बेस्ड होती है, उसके कल्पना पे बेस्ड होती है। इट प्रोवाइड्स अ डिटेल अकाउंट, ठीक है, तो वो सिग्निफिकेंट डेप्थ तो होता है, उसमें कैरेक्टर की बात होता है, प्लॉट का बात होता है, उसमें थीम की बात होती है, और काफी डिटेल्ड वे में जाके, ठीक है, बुक है जितना भी, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 6 पार्ट में भी लिखते हैं। लाइक हैरी पॉटर की अगर हम बात कर लें, तो वो भी एक नॉवल ही है, और वो फिक्शनल है, रियलिटी में कोई हॉगवर्ट्स नहीं है, रियलिटी में कोई हैरी पॉटर नहीं है, लेकिन हम उसको पढ़ते हैं, और वो 7 7 और 8 बुक में है वो। तो अब वो, उसमें हम हर एक कैरेक्टर को काफी डिटेल में जान पाते हैं। ओके, तो उसमें डेप्थ है, थीम्स भी हैं उसमें। ओके, इट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ इवेंट्स, उसमें इवेंट्स को काफी डिटेल वे में डिस्कस किया जाता है, ऑफन सेट विद इन अ स्पेसिफिक कल्चर और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, वो किसी स्पेसिफिक कल्चर या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बेस हो सकता है, उसमें बेस्ड हो सकता है। लाइक इसमें चार्ल्स डिकन्स का नाम आएगा, टॉमस हार्डी का नाम आएगा, बहुत से नॉवलिस्ट तो बहुत हैं।
हम लोग कभी 100 नॉवेल्स, टॉप 100 नॉवेल्स पे भी डिस्कशन करेंगे। नाउ अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एक्सटेंडेड लेंथ काफी लंबा होता है, शॉर्ट स्टोरी से काफी बड़ा होता है, अभी शॉर्ट स्टोरी भी डिस्कस करेंगे। लगभग 4000 वर्ड्स होते हैं या उससे भी ज्यादा होते हैं, ठीक है, वर्ड लिमिट नहीं होती नॉवेल्स में। ओके, रिमेंबर दैट। कॉम्प्लेक्स प्लॉट, प्लॉट मल्टीपल इवेंट्स होते हैं, सब प्लॉट्स होते हैं, ट्विस्ट होते हैं। सिंपली ऐसा नहीं कि एक राजा था एक रानी थी, दोनों मर गए खत्म कहानी थी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत कुछ इसमें आपको कह लो कॉम्प्लेक्स चीजें देखने को मिलती हैं, स्टोरीज काफी दिमाग को कह लो कि ट्विस्ट करने वाली स्टोरीज भी होती हैं। अगर आप नॉवेल्स पढ़ते होंगे तो इन सब चीजों से कोरिलेट कर पा रहे होगे, या फिर आपको नॉवेल्स या बुक्स पढ़नी चाहिए। ओके, कैरेक्टर्स डेवलपमेंट, कैरेक्टर का पूरा डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है, उसके अंदर उसके साइकोलॉजिकल लेवल पे वो क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, उसका ग्रोथ कैसे हो रहा है, ये पूरी चीजें हम नॉवेल्स में डिस्कस करते हैं या देखते हैं। थीम और सिंबोलिज्म भी आपको इसमें देखने को मिलता है, लाइक आइडियाज लाइक लव, आइडेंटिटी, मोरालिटी, इन सभी चीजों की बात उसमें होती है। प्रोज नैरेटिव होता है, प्रोज के फॉर्म में लिखा होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, एंगेजिंग होता है, स्टोरी टेलिंग होती है। ये सब बात आप जानते हो प्रोज के बारे में। नौ, नॉवेल को जब हम बहुत छोटे में लिखते हैं, कोई एक आध 2 पेजेस की कहानी होगी, 1000 10,000 वर्ड्स में की कहानी होगी, उसी को हम कहते हैं शॉर्ट स्टोरी। जैसे ओ हेनरी का द गिफ्ट ऑफ द मैगी है, द लास्ट लीफ है। बहुत से हैं। आर के नारायण शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं, रुडयार्ड किपलिंग शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं, रस्किन बॉन्ड शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं। ठीक है, तो इन लोग क्या है कि एक कंसाइज फिक्शनल नैरेटिव होता है, काफी छोटा, कंसाइज मतलब छोटा होता है ना। हाँ, दैट फोकसेस ऑन अ सिंगल इवेंट, किसी छोटे से सिंगल इवेंट पे ही फोकस होगा, या किसी कैरेक्टर पे या किसी थीम के ऊपर बेस्ड होगा, इसी को हम शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। इट एम्स टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल इम्पैक्ट विद इन अ लिमिटेड स्कोप। ठीक है, छोटे में ही, हाँ, लिमिटेड स्कोप में ही कह लो, इमोशनल, स्ट्रॉन्ग इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल इम्पैक्ट डालने की कोशिश की जाती है रीडर के ऊपर। छोटे में ही वो काफी ज्यादा उस चीज से सीख पाए, इमोशनली उस चीज से कनेक्ट हो पाए, ऐसा कुछ होता है। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो काफी छोटा होता है। और प्लॉट की बात करें तो एक सिंगल इंसिडेंट या कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर फोकस होता है। हम लोग कुछ शॉर्ट स्टोरीज करेंगे अभी रिसेंट कमिंग डेज में। लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, काफी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, हो सकता है एक ही कैरेक्टर हो सकता है दो हो, चार हो, इससे ऊपर नहीं कैरेक्टर्स होंगे। और उनको बहुत डीपली एक्सप्लोर किया जाता है या नहीं भी किया जाता है, केवल इंसिडेंट पे ही फोकस किया जाता है। यूनिटी ऑफ इफेक्ट्स, मतलब चीजें बहुत सिंगुलर एक्सप्रेशन होता है, जैसे कि अभी हमने नॉवेल में डिस्कस किया, सब प्लॉट्स होते हैं, काफी कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे, बहुत ही सिंपल चीजें रहती हैं। ताकि चीजें बहुत जल्दी से समझ में आ जाए। ओपन एंडिंग होता है, कभी कभी ऐसी होती है कि आप उसको और अच्छे अपने तरीके से स्टोरी को आगे सोच सकते हो कि अच्छा इसके बाद क्या हुआ होगा। तो ये ओपन एंडिंग होता है शॉर्ट स्टोरी। नेक्स्ट, फेबल्स। फेबल्स भी एक तरीके की स्टोरीज होती है। आपने पहले बचपन में ऐसी स्टोरीज देखी होंगी जिसमें कोई जानवर भी गा रहा है, कोई जानवर बोल रहा है। हाँ, ठीक है, जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, वो उनके साथ ह्यूमन ह्यूमन वे में बात कर रहे हैं, जैसे एलिस ऑफ द वंडरलैंड है। या पंचतंत्र की जितनी भी कहानियां हैं, उसमें आप देखते हो कि जानवर जो है कि ह्यूमन एट्रीब्यूट्स लिए हुए हैं। तो लेकिन उससे हमको क्या मिलता है, कुछ मोरल लेसन्स मिलते हैं। तो फेबल्स वही होते हैं कि फेबल क्या होता है, अ शॉर्ट फिक्शनल स्टोरी दैट टीचेस अ मोरल लेसन। ठीक है, मोरल और लेसन। ठीक है, तो कोई हमें सीख दिखती देती है, ऑफन यूजिंग एनिमल्स और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एज अ कैरेक्टर्स। तो उसमें या तो वो जो उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो तो एनिमल होते हैं, या तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, मतलब सपोज अलमीरा है वो बात कर रहा है, पेन बात कर रहा है, पेंसिल बात कर रहा है, ये सभी चीजें उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। पंचतंत्र की कहानियां आपने सुनी ही होंगी, मंकी और क्रोकोडाइल की कहानी, और उसकी कछुए खरगोश की कहानी, और उससे काफी कुछ सीखने को मिलता है हमें ना। तो ऐसी स्टोरीज को हम लोग फेबल कहते हैं। मोरल लेसन्स मिलते हैं आपको इसमें। हाँ, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मोरल लेसन्स मिलते हैं एट द एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है कि ऐसा, ये जो टर्म है इसका मतलब होता है कि जब एक एनिमल की एनिमल जो है वो कह लो कि एक तरीके से मेटामॉर्फोसिस उसका हो जा रहा है, वो बदल के, या एनिमल, एंथ्रो मतलब होता है ह्यूमन, ह्यूमन की तरह वो बोलने लगता है। ठीक है, ह्यूमन के मॉर्फीम्स को वो यूज कर रहा है, ह्यूमन के वर्ड्स को वो यूज कर रहा है। तो उसको ही हम क्या कहते हैं, एंथ्रोमॉर्फिज्म कहते हैं। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट या एनिमल एक्ट एंड स्पीक लाइक ह्यूमन। सिंपली सीधी सी बात है कि जब कोई एनिमल इंसान की तरह काम करने लगता है, बिहेव करने लगता है, बोलने लगता है, तो उसी को एंथ्रोमॉर्फिज्म कहते हैं। हाँ, सिंप्लिसिटी, ये चीजें आपको वहां पे फेबल में देखने को मिलती हैं। सिंप्लिसिटी की बात करें तो बहुत ही सिंपल प्लॉट होता है, लैंग्वेज और यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग, कहीं भी आप समझ सकते हो। पंचतंत्र की कहानियां कहीं भी समझी जा सकती हैं, किसी भी वर्ल्ड के कोने में आप उसको लैंग्वेज बदल के उसको सुनाओगे तो बच्चों को पसंद आएगी ही आएगी। एल्गोरिकल स्ट्रक्चर एंड नेचर रहता है। ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशंस को हम लोग एल्गोरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि और चीजें हम सीख पाए। टाइमलेस अपील, हमेशा ये जनरेशन और कल्चर्स में वो हम उससे कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। आज भी पंचतंत्र की कहानियां उतनी ही रेलेवेंट है जितनी अपने जब वो लिखी गई होंगी तब भी, और आने वाले समय में भी रहेंगी। ओके, सो दिस इज फेबल।
नाउ लास्ट वन इज मिथ। मिथ अपने आप में बहुत ही बड़ा ग्रैंड टॉपिक है। ठीक है, मिथ क्या होता है? इस इट इज अ ट्रेडिशनल स्टोरी, हाँ, दैट एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड। मिथ में क्या होता है कि हम देखते हैं कि दुनिया की पूरी कहानी है एक तरीके से, कैसे दुनिया बनी, हाँ, नेचुरल फिनोमिनन, कल्चरल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्विंग गॉड, हीरोज, सुपर नेचुरल बींग्स। ठीक है, ऐसी कहानियां जिसमें भगवान का भी रोल होता है, हीरोज होते हैं, पर्सन नेचुरल, सुपर नेचुरल मतलब मायावी लोग भी देखने को मिलते हैं, परियां देखने को मिलती है, भूत देखने को मिलते हैं, ठीक है, भगवान देखने को मिलते हैं, हीरोज देखने को मिलते हैं। ओके, ऐसी कोई ग्रैंड सी स्टोरी, जैसे हम इसमें हिंदू मैथोलॉजीज में आप देखते हो रामायण एंड महाभारत, ये मिथ है। जिसमें पूरे वर्ल्ड की बात है, कहीं ना कहीं ओरिजिन है। ये अपने आप में बहुत ग्रैंड होता है। हाँ, तो इसको हम लोग एपिक वगैरह भी पोएट्री में जब जाएंगे तो इसमें और डिस्कस करेंगे इस चीज को लेके। ओके, तो कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें तो रिफ्लेक्ट्स द बिलीफ एंड द वैल्यू ऑफ द सोसाइटी। तो इसमें पूरे सोसाइटी का बिलीफ जुड़ा होता है ना। सभी जो है कि ये नहीं मान सकते हैं कि ये चीजें नहीं हो सकती हैं, भगवान थे हैं, ठीक है, उन्होंने जो भी किया वो हुआ था, सच में हुआ था। और ये पूरे सोसाइटी की वैल्यू को भी बताती है कि वो कैसे लोग हैं वहां पे, उस मिथ से डिसाइड होता है। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होता है, लाइक गॉड, हीरोज, मिथिकल क्रिएचर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। एक्सप्लेनेटरी फंक्शन, एक्सप्लेन नेचुरल इवेंट्स, ह्यूमन बिहेवियर एंड ट्रेडिशन, इन सभी चीजों को उसमें एक्सप्लेन किया जाता है। सिंबल्स टू कन्वे डीपर मीनिंग्स, ठीक है, सिंबल्स का यूज किया जाता है। उसकी बात, हाँ, पास डाउन ओरली बिफोर बीइंग रिटन, ठीक है। तो ये जो मिथ्स हुआ करते थे, आज हम इनको रिटन फॉर्म में जानते हैं, बट ये बहुत हजारों सालों पहले से चले आ रहे हैं। तो वो ओरली हम ट्रांसफर कर रहे थे, हमारे दादी ने हमारी मम्मी को सुनाया, फिर मम्मी ने हमको सुनाया, फिर हम अपने बच्चों को सुनाएंगे, वो अपने बच्चों को सुनाएंगे। तो दिस इज द ओरल ट्रेडिशन। ओके, ऐसे ही स्टोरी पास ऑन होती है। तो ये मिथ होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोज। और जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी सेटिंग ऑफ बुक वन इन पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट में बुक वन की सेटिंग कहाँ पे है? इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट में दोगे, और जिसका आंसर सही होगा उसको हम एक लाइक दे देंगे, सो दैट वो आंसर सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।